नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की क्या है? 5 मई 2026 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। एक बात बताओ, पहले कल जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, कल अच्छे आर्टिकल्स थे, स्क्रीन टाइम वाला, एबॉर्शन वाला, रिवाइज करके आए हो या नहीं आए? जब भी देखो नई डिस्कशन आप सुनो ना, तो एक बार पुराने डिस्कशन के जो पॉइंट्स हैं जल्दी से माइंड में रिकॉल कर लिया करो। फिर आप भूलोगे नहीं और मेंस में जब आंसर्स लिखोगे तो बढ़िया से उन आर्टिकल्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्पेस वारफेयर से संबंधित, स्पेस वारफेयर। दूसरे नंबर पे आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म एज इंडिया सॉफ्ट पावर। बुद्धिज्म को कैसे इंडिया अपने सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकता है, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो सैटरडे की बात है, आपके मोबाइल पे 11:40 पे वो इमरजेंसी अलर्ट वाला मैसेज नहीं आया, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है, सचेत एप्लीकेशन जो सरकार ने लॉन्च की है। चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार फोकस तो ज्यादा कर रही है लेकिन इससे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं इंश्योर हो पा रही है। तो चारों आर्टिकल्स चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न स्पेस वारफेयर से संबंधित देखो, एक चीज आपको बताता हूं। 2022 में ना, आपको याद होगा, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और माहौल पहले से बनने के लिए तैयार हो गया था। सबने सोचा कि एकदम से अटैक होगा और पूरा फिजिकल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वार में जो पहला स्टेप हुआ ना, जानते हो क्या हुआ? बिल्कुल चुपचाप चुपचाप रशिया ने ना यूक्रेन के एक सैटेलाइट की फंक्शनिंग को ध्वस्त कर दिया। कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। चुपचाप यूक्रेन के एक सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया। नाम क्या था सैटेलाइट का? वियासेट सैटेलाइट था कुछ, वियासेट सैटेलाइट का सेट नेटवर्क का था। सबसे पहला जो स्टेप था रशिया का, इस सैटेलाइट की फंक्शनिंग को ध्वस्त करना था। ये देखो, ये है मॉडर्न स्पेस वारफेयर, जिसमें सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलती। सैटेलाइट्स पे अटैक किया जाता है, वो भी फिजिकल अटैक नहीं किया जाता, साइबर अटैक किया जाता है। तो देखो, मॉडर्न स्पेस वारफेयर में ना 3 साइलेंट वेपन्स हैं। पहले क्या होता था? स्पेस में सैटेलाइट घूम रहा है और सैटेलाइट को गोलियों से उड़ा दो। पहले ऐसा उम्मीद की जाती थी, लेकिन आजकल फिजिकली उस सैटेलाइट को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पहला काम क्या किया जा सकता है? जैमिंग। साइबर अटैक की सहायता से उस सैटेलाइट को जैम किया जा सकता है कि वो सैटेलाइट ना तो सिग्नल भेज पाएगा और ना ही सिग्नल रिसीव कर पाएगा। तो भाई वो सैटेलाइट किस काम का? समझे? सैटेलाइट को जैम किया जा सकता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन के ही समान है जब सैटेलाइट काम ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा, स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब, जैसे आपने ये तो देखा भी होगा, मान लो एक शिप जा रहा है हमारा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से शिप आ रहा है और देखो स्क्रीन पे उसको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं कि वो मुंबई में जा रहा है, लेकिन साइबर अटैक की सहायता से जीपीएस को गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए गए हैं और वास्तव में वो जो सैटेलाइट्स है, वो जो शिप है, कहीं और ही जा रहा है। स्क्रीन पे उसे दिख रहा है मैं मुंबई जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो जा कहीं और रहा है, क्योंकि जीपीएस को गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए गए। तो ये क्या है? ये स्पूफिंग है, गलत कोऑर्डिनेट्स भेज देना। जैसे प्लेन्स में काफी होता है, आगे क्लियर स्काई है, नीचे पहाड़ है, लेकिन उस प्लेन को ये इंस्ट्रक्शंस भेजी गई, मान लो गलत कोऑर्डिनेट्स भेजे गए कि आगे तो देखो कुछ साइक्लोन वगैरह है, या फिर आगे जो टेरेन है वो खराब है, आप इस साइड से ले लो, जबकि इस साइड से लेंगे वहां पे पहाड़ थे और वो जो प्लेन है वो टकरा जाएगा। ये सब स्पूफिंग में आता है। फिर है ग्राउंड स्टेशन हैकिंग। मान लो राजेंद्र नगर में सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने वाला बिल्डिंग है, सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने वाला बिल्डिंग है, यूपीएससी की कोचिंग सेंटर के साथ ही लगती। तो ना, कोई दुश्मन देश उस बिल्डिंग में जो सिस्टम लगे हैं उनको हैक कर लेता है, फिर तो अपने सैटेलाइट्स का जो कंट्रोल है वो दुश्मन देश के पास में आ जाएगा। तो ये क्या है? ग्राउंड स्टेशन हैकिंग। तो 3 तरह के साइलेंट वेपन्स हैं आज के समय में मॉडर्न स्पेस वॉरफेयर में। फिजिकली सैटेलाइट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज देखो, इस चीज को ना, मतलब सैटेलाइट जो है
उसने काम करना बंद कर दिया, जैम हो गया पूरी तरह से। तो अब क्या रह गया वो सैटेलाइट? वो सिर्फ एक डब्बा रह गया। मान लो ये मोबाइल है, ये काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या है ये तो एक डब्बा सा है, कोई यूज ही नहीं है इसका, फिर इसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब काम ही नहीं कर रहा है तो इट इज ऑफ नो यूज। इस चीज को कहते हैं ब्रिकिंग। सैटेलाइट्स को ब्रिक में कन्वर्ट कर देना, कि वैसे तोड़ा फोड़ा नहीं है, सेम टू सेम पड़ा है, नया काचा, पन्नी भी नहीं उतारी है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है तो वो ब्रिक में तब्दील हो गया। समझ गए? तो एक ना फेमस कोट है कार्ल वोन का, कि वार को डिफाइन किया जाता है वार के इफेक्ट से। वार के इफेक्ट से। अब मान लो सैटेलाइट्स को बर्बाद कर दिया और उसने काम करना बंद कर दिया, तो उसका इंपैक्ट देखो कितना ज्यादा होता है। आज के समय में आप सोच के देखो, सुबह उठो, इंटरनेट नहीं है आपके मोबाइल में, आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से यूपीआई से पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते, आप इंटरनेट नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि दुश्मन देश ने आपके देश का वो सैटेलाइट खराब कर दिया जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो इंपैक्ट कितना ज्यादा हुआ, समझ रहे हो? तो वार के लिए कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है, वार के लिए जरूरी ये है इंपैक्ट कितना हुआ है किसी देश को। तो सैटेलाइट्स पे कोई साइबर अटैक करेगा ना, तो उसका इंपैक्ट भाई बहुत ज्यादा है। और एक एक इंटरेस्टिंग चीज जानते हो क्या है? दुश्मन देश ना आपके सैटेलाइट के ऊपर साइबर अटैक कर सकता है, लेकिन उसका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो साइबर अटैक एक तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, प्राइवेट हैकर से करवाएगा। डायरेक्ट उसका नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, वो प्राइवेट हैकर से करवा रहा है। और दूसरा, उसके जो प्राइवेट हैकर हैं वो पहले किसी ए देश के इंटरनेट का यूज करेंगे, फिर बी देश के इंटरनेट का यूज करेंगे, फिर सी देश का इंटरनेट का यूज करेंगे। ऐसे मल्टीपल लेयर्स होंगे जिनको वो यूज करेंगे हमारे देश के ऊपर साइबर अटैक करने में। तो पता ही नहीं लगेगा कि वास्तव में जो अटैक है वो ओरिजिनेट कहां से हुआ, पता ही नहीं लग पाएगा। समझ गए? तो लेयरिंग होती है। और वो जो आईपी एड्रेस है वो भी स्पूफ्ड यूज करते हैं, कोई दूसरा नकली यूज करते हैं, अपना आईपी एड्रेस कभी यूज ही नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, मान लो हमारे देश के सैटेलाइट्स के ऊपर साइबर अटैक हो गया, तो हमें कभी पता ही नहीं लगेगा किसने अटैक किया है, पता ही नहीं लगेगा। जब हमारे पास में सॉलिड प्रूफ ही नहीं है, तो हम क्या तो किसी देश के ऊपर लांछन लगाएंगे, क्या ही हम यूएन में जाके बोलेंगे कि देखो हमारे ऊपर साइबर अटैक हुआ है। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है किया किसने है। समझ गए? स्ट्रेटेजिक एनोनिमिटी रहती है इसमें। अब एक और चीज है, देखो, आउटर स्पेस ट्रीटी आई थी 1967 में। स्पेस को थोड़ा पीसफुल रखने के लिए ट्रीटी आई थी। अब इस आउटर स्पेस ट्रीटी में ना एक बात बोली गई है कि भाई स्पेस वारफेयर में ना, आप स्पेस वारफेयर में जो सिविलियन सैटेलाइट्स, सिविलियन एसेट्स है ना, उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे वार में। मतलब जिन एसेट्स की सहायता से सिविलियन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ना, तो वार होने के सूरत में ना आप उन सिविलियन एसेट्स को टारगेट नहीं करोगे। लेकिन यहां पे एक दिक्कत आ गई। आज के समय में जो सैटेलाइट्स है ना भाई, वो दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सिविलियन सर्विसेज भी और मिलिट्री सर्विसेज भी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी वाला डॉक्ट्राइन यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सैटेलाइट्स। तो वार की सूरत में तो सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, लेकिन सिविलियन सर्विसेज भी बंद हो जाएंगी। तो सोच के देखो कितना ज्यादा डिसरप्शन आएगा। समझे? जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, अब इलोन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ना, अब रशिया ने उनके सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंटरनेट चलना बंद हो गया था यूक्रेन वारफेयर में। तो इलोन मस्क ने बोला कि मैं स्टारलिंक भेजता हूं, अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट की सहायता से इंटरनेट चलेगा। तो इंटरनेट चला वहां पे यूक्रेन में, लेकिन यूक्रेन की मिलिट्री ने भी उस इंटरनेट का यूज किया ड्रोन लॉन्च करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। तो रशिया जो है उसने धमकी दी थी कि इलोन मस्क को कि भाई तुम यूक्रेन की मिलिट्री की हेल्प कर रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये यहां पे अब वो पहले जो डिस्टिंक्शन थी ना, ये सिविलियन टारगेट या मिलिट्री टारगेट, वो डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है सैटेलाइट्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि सैटेलाइट्स दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। समझ गए? अब देखो इसी कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं है कि इंडिया हाथ पे हाथ धर के बैठा है, इंडिया को भी पता है कि कितना सीरियस ये मामला है। तो एक ना डेफ सेट कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी न्यू दिल्ली में फरवरी 2026 में। तो CERT
ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन, और ये सेटेलाइट जो सेटेलाइट प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव है SIA इंडिया। दोनों ने ना साइबर सिक्योरिटी संबंधित गाइडलाइंस जारी की। गाइडलाइंस में ना एक डॉक्ट्रिन पे फोकस किया गया, सिक्योर बाय डिजाइन। सैटेलाइट्स की ना हर प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन हुई, फिर लॉन्च हुआ, फिर डीकमिशनिंग हुई, हर एक स्टेज में साइबर सिक्योरिटी पे फोकस किया जाए। ये है सिक्योर बाय डिजाइन। सैटेलाइट डिजाइन से लेके लॉन्च, डीकमिशनिंग, ऑर्बिट में डाल रहे हैं, हर जगह साइबर सिक्योरिटी पे फोकस किया जाए। अब राइटर बोलते हैं भाई ये गाइडलाइंस तो अच्छी हैं, लेकिन दिक्कत यह है इनका इन्फोर्समेंट मुश्किल है। समझ गए, इन्फोर्समेंट का गैप है, ये दिक्कत है, इन्फोर्समेंट करना आसान नहीं है। फिर अब राइटर एक बात बोलते हैं, देखो चलो इंडिया जैसे देश तो फिर भी ठीक है, इंडिया की ना कुछ तो आत्मनिर्भरता है स्पेस के मामले में, लेकिन भाई आप ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देखो, गरीब से देश हैं, उनके पास में तो ना अपने सैटेलाइट्स हैं, ना अपनी सर्विसेज हैं, वो दूसरे देशों से सर्विसेज लेते हैं कि भैया प्लीज आपके सैटेलाइट को बोलो ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दें। तो ऐसे देशों का तो सिस्टम कभी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तो बैंकिंग व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाएं चुटकियों में ध्वस्त की जा सकती हैं, इनका बेचारों का क्या, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। फिर चलो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया, ये वोकेबलरी है जो आप यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर्स में। कास्केडिंग फेलियर, ब्रेकिंग, एट्रीब्यूशन गैप। एट्रीब्यूशन गैप मतलब पता नहीं लगता किसने अटैक किया है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, स्टारलिंक प्रेसिडेंट जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, सिक्योर बाय डिजाइन डॉक्ट्रिन मैंने आपको बताया, तो ये सब आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। और ये पास्ट में यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वहां पे आज के आर्टिकल्स के पॉइंट यूज कर सकते थे कि इंडिया की अचीवमेंट्स क्या हैं स्पेस साइंस में, और एसेट वेपन, यहां से धरती से स्पेस में सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने की जो टेक्नोलॉजी है वो एसेट वेपन है, तो ये सब आप यूज कर सकते थे। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बनता है, जो आज आपको अटेम्प्ट करना है, आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 1। समझ गए, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से जो ठीक लगे वो अटेम्प्ट कर लीजिए, दोनों अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल बुद्धिज्म से संबंधित है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। यह आर्टिकल बहुत बढ़िया है। एक बात आपको बताता हूं, देखो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन कहां पे है, जेरूसलम में, और इजराइल इस चीज का ना भरपूर फायदा उठाता है। क्रिश्चियंस की ना लाइन लगी रहती है जेरूसलम में, और इजराइल फायदा भी उठाता है, इतने सारे क्रिश्चियन पिलग्रिम्स वहां पे आते हैं। सऊदी अरेबिया में क्या है, मक्का मदीना, इस्लाम का ओरिजिन कहां पे, मक्का मदीना में। और आपको ही पता है सऊदी अरेबिया ने कैसे हज यात्रा होती है, कैसे पूरी दुनिया के मुस्लिम्स वहां पे जाते हैं, और सऊदी अरेबिया ने कैसे अपनी इकोनॉमी पूरी बिल्ड कर ली है मक्का मदीना के आसपास, आप जानते हो। लेकिन आपको जान के ना दुख होगा, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जिसका ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन पूरी दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं वो इंडिया में नहीं आते। क्यों नहीं आते, यही तो आज का आर्टिकल है। मतलब इंडिया ने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, जो इंडिया को करना चाहिए था नहीं किया, जिस वजह से इंडिया अपनी इस ताकत का यूज नहीं कर पाया। आप ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बुद्धिज्म एंड इंडिया, देखो 3 सबसे ज्यादा जो पवित्र इवेंट्स है ना बुद्धिज्म से संबंधित वो इंडिया में हुए। बोध गया में क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने इनलाइटमेंट हासिल किया था, समझ गए, इनलाइटमेंट हुआ था निरंजना रिवर के किनारे पर। सारनाथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, पहला जो उपदेश था इनलाइटमेंट हासिल करने के बाद में महात्मा बुद्ध ने कहां पे दिया, सारनाथ में दिया था, जिसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण, यानी अपना जो देह था महात्मा बुद्ध ने त्याग दिया था, इस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पे तो देखो दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो नॉलेज हासिल करने के लिए आते थे, और ग्लोबल हब थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स बुद्धिज्म से संबंधित हमारे देश में हुए हैं।
और फिर हमारे देश से जो बुद्धिज्म था वो देखो दुनिया के कोनों कोनों में फैला। जैसे आप श्रीलंका का एग्जाम्पल लीजिए। श्रीलंका में क्या है? थेरावदा। सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, बहुत बुद्धिमान। तो उनको ना सम्राट अशोक ने भेजा कि आप जाओ अनुराधापुर में, अनुराधापुर श्रीलंका में है, तो आप श्रीलंका में जाओ वहां पे। और वो गई ना, वो बोध गया में जो पेड़ था ना जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने इनलाइटमेंट हासिल किया, उस पेड़ की सैपलिंग लेके ली, मतलब पेड़ का एक पौधा लेके गई ताकि उसको वहां पे जाके प्लांट किया जा सके। तो वहां पे जाके संघमित्रा ने उस पेड़ का जो सैपलिंग था वो प्लांट किया। और देखो एक चीज आपको बताऊं, इंडिया से बुद्धिज्म गया अलग अलग जगह पे, वहां के लोकल कल्चर को एसिमुलेट किया, लोकल कल्चर के साथ में एडजस्ट किया और अपनी फॉर्म बदल ली। तो गया बुद्धिज्म इंडिया से श्रीलंका में था, लेकिन वहां पे जाने के बाद में अलग फॉर्म ले ली जिसका नाम है थेरावदा। और संघमित्रा ने जो पौधा वहां पे प्लांट किया था ना, ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो पौधा जो है वो जीवित है। अब आर्टिकल में दिया था, कितना सच है कितना पता नहीं। फिर है नेक्स्ट है तिब्बत। अब तिब्बत में देखो वज्रयान। पहाड़ों में आपको पता है ट्रेडिशंस काफी डिफिकल्ट होते हैं, रहने की कंडीशंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं। तो मेनलैंड इंडिया से पहाड़ों में तिब्बत में बुद्धिज्म गया, लोकल तंत्राज लोकल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया और बुद्धिज्म ने एक नई फॉर्म ले ली जो था वज्रयान। तो दलाई लामा जो है वो आज इसी वज्रयान ट्रेडिशन के लीडर हैं, है ना। फिर है चाइना जापान। अब इंडिया से जो बुद्धिज्म था वो चाइना गया, वहां पे ऑलरेडी डाओइज्म काफी ज्यादा चल रहा था। तो बुद्धिज्म और डाओइज्म दोनों आपस में मिले और क्या निकल के आया? चैन बुद्धिज्म। चैन बुद्धिज्म निकल के आया। चाइना का जो पहले रिलीजन था ना डाओइज्म, वो मिला बुद्धिज्म के साथ में, दोनों ने आपस में एक दूसरे को एसिमुलेट किया और चैन बुद्धिज्म निकल के आया। फिर ये चैन बुद्धिज्म जापान में गया, जापान के लोकल कल्चर्स के साथ में एसिमुलेट किया, तो क्या निकल के आया? जैन फिलोसफी निकल के आई, जैन। स्टीव जॉब्स भी इसको जैन फिलोसफी को यूज करते हैं, सिलिकॉन वैली में काफी ज्यादा फेमस है। आप वीडियोस भी शायद यूट्यूब पे आपके रिकमेंडेशंस में आती होंगी जैन फिलोसफी से संबंधित। समझ गए? तो इस प्रकार से इंडिया से बुद्धिज्म गया और अलग अलग दुनिया के कोनों में फैला। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली देखो ये है कि कुछ जो चीजें थी ना, बेशक बुद्धिज्म श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, चाइना गया, जापान गया, तिब्बत में गया, कुछ जो चीजें थी ना, कोर चीजें, वो बुद्धिज्म की सेम रही। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो ना, जो जातक स्टोरीज, जो बुद्धा के जन्म से पहले की स्टोरीज हैं, जातका स्टोरीज, वो हर एक ट्रेडिशन में है बुद्धिज्म के। वो थेरावदा में भी हैं, वो वज्रयान में भी हैं, समझ गए? वो हर जगह हैं। तो ये देखो पाली एंड संस्कृत टर्म्स, अभिधर्मा लॉजिक, जातका स्टोरीज, ये वो चीजें हैं बुद्धिज्म की जो हर जगह हैं, हर ट्रेडिशन में हैं। तो राइटर बोलते हैं देखो बुद्धिज्म की जो फॉर्म है ना वो अलग अलग जगह जाके बदल गई। तो बोध गया जो है वो हर टाइप के बुद्धिज्म के लिए ना एक सिविलाइजेशनल रीयूनियन का काम कर सकता है। सिविलाइजेशनल रीयूनियन, कि भाई यहीं से तो बुद्धिज्म हर जगह गया था, तो वापस भी वो आके यहीं पे कन्वर्ज हो जाए, ऐसी सिविलाइजेशन रीयूनियन का काम बुद्धिज्म बोध गया जो है वो कर सकती है। और आपको तो चलो इस चीज का देखो पता है, आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, लेकिन देश के ना बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं होता। वो सोचते होंगे कि बुद्धिज्म मतलब सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसी जगहें हैं। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन तो नाम ही वो बुद्धिस्ट मोंक थे उनके नाम पे है नागार्जुन कोंडा। उनका फेमस टेक्स्ट क्या है नागार्जुन कोंडा का, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। तो नागार्जुन जो बुद्धिस्ट मोंक है उन्होंने क्या लिखा था? अमरावती और नागार्जुन कोंडा यहाँ पे मेजर स्तूप्स हैं और बहुत सारे बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं। फिर वेस्टर्न इंडिया में अजंता एलोरा की गुफाएं, और ये तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है, भोपाल के पास ही है, यहाँ तो मैं भी गया था। सांची स्तूप है। तो देश के कोने कोने में बुद्धिज्म की छाप आपको देखने को मिलती है। इवन सिक्किम में दार्जिलिंग में आपको मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश की मोनेस्ट्रीज तो वर्ल्ड फेमस है, त्वांग वगैरह। समझ गए? अब राइटर एक बात बोलते हैं
देखो, इंडिया ने ना थाईलैंड में ना, एक केस स्टडी है, इंडिया ने थाईलैंड में ना महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के ना रेलिक्स भेजे थे, अवशेष भेजे थे। आप मानोगे नहीं, थाईलैंड में ना 40 लाख लोगों ने ना उन रेलिक्स के सामने मत्था टेका। हम हिंदुइज्म में मत्था टेकना बोल देते हैं, जो भी उन्होंने पूजा की, मतलब समझ रहे हो टर्म, आप समझ गए ना, भावनाएं समझ लीजिए। दर्शन के लिए गए, 40 लाख लोग उन रेलिक्स के दर्शन के लिए गए, समझ गए। तो इससे पता लगता है कि भाई हमारे देश के पास में कितनी जबरदस्त इन्फ्लुएंस करने की पावर है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं उसे। हाँ, और देखो आज वैसे अलग अलग देशों से इंडिया में टूरिस्ट आते तो हैं, ट्रेस करने के लिए कि हमारे देश में जो बुद्धिज्म है उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, इंडिया में है, वो आते तो हैं, लेकिन बहुत कम स्केल पे आते हैं, बहुत ज्यादा स्केल पे आ सकते हैं। ये देखो, अब फॉरेन टूरिस्ट मान लो इंडिया में आते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए तीर्थ यात्रा के तौर पे, तो एक यात्री ना अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए के आसपास खर्च करता है। तो सोच के देखो उससे इंडिया में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। बिहार बिहार तो पिछड़ा हुआ है, बिहार को कितना फायदा होगा अगर हम चीजें ठीक कर लें तो। दिखते क्या है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टूरिज्म ज्यादा आएगा तो बहुत फायदा हो सकता है। टूरिज्म हमारे देश की जीडीपी में 5.22% कंट्रीब्यूट करता है, और 6% जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो बुद्धिज्म के लिए आते हैं, तो इसको हम स्केल अप कर सकते हैं। ये दिखते हैं जिसकी वजह से कम टूरिस्ट आते हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट प्लानिंग। अब कोई बोध गया आया तो बस बोध गया आके चला गया, भाई इतनी सारी बुद्धिज्म की साइट्स हैं हमारे देश में, वो वापस वो बहुत सारी जगहों पर जा सकता था, लेकिन ना ये बुद्धिस्ट साइट्स है ना आपस में लिंक्ड नहीं है। होना चाहिए ना, अच्छी बस सर्विस हो, अच्छी ट्रेन सर्विस हो, तभी तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क कई सारी बुद्धिस्ट जगहों पर जाएगा ना। लेकिन आपस में लिंकेज नहीं है, वो एक जगह पे जाता है, दूसरी जगह पे जाना तो मतलब 3-4 दिन का टाइम और लग जाएगा। वो सोचता है कि नहीं नहीं यार वो आगे देखेंगे, घर चलता हूँ वापस। दूसरा क्या है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक जैपनीज टूरिस्ट आता है, उसको बोध गया जाना है, बोध गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, लेकिन वहां पे देखो फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी बहुत कम है, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, होटल्स ऐसे नहीं है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, जैपनीज गाइड आसानी से नहीं मिलता। तो ये दिखते हैं, मतलब ऐसा गाइड जो जैपनीज भाषा बोल सके। हॉस्पिटैलिटी के गैप्स हैं, क्वालिटी की सर्विसेज नहीं मिलती। गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन है। गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन मतलब अब यूपी सरकार अलग टूरिज्म की पॉलिसी अपना रही है, बिहार सरकार अलग अपना रही है। भाई कोई एक एपेक्स बॉडी बना दो ना बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, बुद्धिस्ट टूरिस्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, इसके लिए एक ही बॉडी बना दो। समझ गए। क्रॉस बॉर्डर कंस्ट्रेंट। अब इंडिया से किसी टूरिस्ट को जाना है नेपाल में, लुम्बिनी में जाना है, वो भी एक बुद्धिस्ट साइट है, लेकिन नहीं, लाओ वीजा लेना मुश्किल है, ये मुश्किल है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि यार नेपाल में तो अलग से आएंगे, इंडिया में चलो बाद में देख लेंगे। जबकि एक लिंकेज आसान होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट बाहर से आया है इंडिया में, वो आसानी से नेपाल में विजिट कर सके, उसे ज्यादा तंग ना किया जाए। समझ गए, आसानी से उसको वीजा वगैरह मिल जाए, ज्यादा पेपर वर्क ना हो। और एकेडमिक नेग्लेक्ट। अब नालंदा यूनिवर्सिटी ग्लोबल नॉलेज हब थी, लेकिन अभी फिर भी देखो इंडिया पाली स्कॉलरशिप में ना लीड नहीं करता है, ग्लोबल बुद्धिस्ट रिसर्च में हम लीड नहीं करते हैं, ग्लोबल बुद्धिस्ट रिसर्च पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मतलब हम हमारी लेगेसी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए। सरकार ने देखो कुछ अच्छी स्कीम्स चलाई हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसमें कई सारे सर्किट्स डेवलप किए जा रहे हैं, एक बुद्धिस्ट सर्किट भी है। कोशिश सरकार ने की है लेकिन उतनी सफल नहीं हो पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जा रहा है, जैसे बोध गया में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, और श्रावस्ती में भी टूरिस्ट फैसिलिटीज को जो अपग्रेड किया जा रहा है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो सरकार ने की हैं। जैसे इस साल के बजट में भी सरकार ने बोला कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो बुद्धिस्ट साइट्स है ना, इनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन करना क्या चाहिए सरकार को, सबसे पहले एक डेडिकेटेड अथॉरिटी बना दो बुद्धिस्ट टूरिज्म के लिए, ताकि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, बढ़िया से हम चीजों को डेवलप कर सकें और बुद्धिस्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म करो। अब बोध गया को एक इंटरनेशनल एविएशन हब के तौर पे डेवलप करो। रेल लाइन बढ़िया से तेज स्पीड में चलनी चाहिए, वाराणसी, बोध गया और कुशीनगर के बीच में, इन तीनों के बीच में। कुशीनगर में तो शायद एयरपोर्ट भी बनाया था लेकिन अब बंद पड़ा है। वीजा वगैरह आसानी से मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और नॉलेज रिवाइवल। भाई बुद्धिस्ट
नॉलेज पे आप रिसर्च करो और बुद्धिस्ट नॉलेज को आप सर्वाइव मतलब एक नए स्केल पे लेके जाओ। दुनिया भर से स्कॉलर्स आए हमारे देश में रिसर्च के लिए, आपको ये सब करने चाहिए, आप नहीं कर रहे हो। तो पाली लैंग्वेज फेलोशिप आप प्रोवाइड करो, नालंदा यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स को फ्री एक्सेस दो, और बोध गया ग्लोबल स्कॉलर्स की धरती होनी चाहिए कि वर्ल्ड के अलग अलग कोने से लोग बोध गया में आए। और बुद्धिज्म की करंट रेलेवेंस क्या है, अगर ये यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है तो ये तो सिंपल है, देखो आप बता सकते हो। बुद्धिज्म पीस लेके आता है, मध्यम वर्ग पे फोकस करता है, तो आज कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो बुद्धिज्म का रोल काफी ज्यादा है। मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए बुद्धिज्म बड़ा बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। बुद्धिस्ट टेक्निक है माइंडफुलनेस, विपस्सना, इनका यूज किया जा सकता है मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। एथिकल गवर्नेंस में बुद्धिज्म रेलेवेंट है, जैसे धमा बेस्ड लीडरशिप प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। मतलब जैसे धमा नहीं था सम्राट अशोक के दौरान जिसकी वजह से उन्होंने अपना पार्ट ठीक कर लिया था, तो वो जो वैसी टाइप की लीडरशिप जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेके आती है। और बुद्धिस्ट कंसेप्ट है इंटरडिपेंडेंस, कि नेचर के ऊपर हम डिपेंड करती है, और नेचर हमारे बिना सरवाइव नहीं कर सकते और हम नेचर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस कर सकते हैं। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने बुद्धिज्म से संबंधित डिस्कस किया। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, सिविलाइजेशनल रीयूनियन, रेलिक डिप्लोमेसी, ट्रांस सिविलाइजेशनल ट्रेडिशन, ये आप यूज कर सकते हो सारे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आए थे जहां पे आप आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते हो। 2020 में पाला पीरियड से संबंधित आया, 2016 में बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट से संबंधित क्वेश्चन आया, और ये प्रीलिम में क्वेश्चन आया था, ये 2014 में आया, ये 2024 में। तो इनको आप अटेम्प्ट कीजिए। ये फैक्ट हैं आज के आर्टिकल में, ये फैक्ट आपको मिले जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अशोका डॉटर का नाम संघमित्रा कहाँ पे गई, लायन कैपिटल सारनाथ, 2026-27 की स्कीम। चलो हो गया सारा बुद्धिस्ट वाला आर्टिकल। अब इसके बाद में सचेत एप्लीकेशन से संबंधित आर्टिकल है, सचेत एंड सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग। सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये तो आपको याद होगा 11:40 की बात है, सैटरडे को 11:40 पे एकदम से सबके फोन पे ना एकदम से जोर जोर से मैसेज दिखना स्टार्ट हो गया, वाइब्रेट करने लग गया फोन। बाद में मैसेज में क्या लिखा हुआ था कि ये हम टेस्ट कर रहे हैं, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो पहले क्या होता था, डिजास्टर्स आने पे ना सरकार मैसेज भेजती थी अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पे, यहाँ पे इस एरिया में साइक्लोन आने वाला है तो सरकार मैसेज भेजती थी। अब मैसेज में क्या दिक्कत होती है, मैसेज देखो एक तो जाता नहीं है, कई बार बहुत लेट जाता है, एकदम से लाखों लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। कईयों के पास में तो मैसेज तब पहुंचा साइक्लोन आ भी गया, घर भी टूट गया, सब कुछ ठंडा हो गया, अब 2 दिन बाद मैसेज आ रहा है कि हाँ 12 बजे साइक्लोन आ सकता है। तो वो सिस्टम बढ़िया नहीं था, क्योंकि उसमें ना एसएमएस सिस्टम में क्या होता है 1-to-1 मैसेज भेजा जाता है हर एक को अलग अलग। लेकिन ये जो सिस्टम टेस्ट किया गया ना, सचेत सचेत सिस्टम टेस्ट किया गया, अब इसमें क्या होता है, इसमें ना नेटवर्क की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब कि रेंज है नहीं है, सिम कौन सा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टावर का यूज किया जाता है इसमें, मतलब कि सेल फोन पे ये मैसेज आता है। होता क्या है देखो, नॉर्मल टाइम में भी ना जो टावर है ना, सेल फोन्स को ना चोरी छुपे मैसेज साइलेंटली भेजता रहता है कि आप हमारे टावर के अंदर अभी आ रहे हो, ये साइलेंटली चलता रहता है। तो बस उस चीज का ही इस्तेमाल करके एक क्लिक पे उस टावर के रेंज में जितने भी सेल फोन्स हैं उनको मैसेज भेजा जा सकता है इस सचेत टेक्नोलॉजी की सहायता से। समझ गए? तो ये पूरा सिस्टम है, किसने डेवलप किया है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, देसी है, मतलब सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन्होंने डेवलप किया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है। अब इसका फायदा ये है, देखो एक टावर की रेंज में तो देखो कुछ हजार लोग भी आ सकते हैं, और कई सारे टावर्स को मिला के लाखों यूजर्स को भी कवर किया जा सकता है। तो ये फायदा है इसका, मर्जी है कितने भी लोगों को कवर किया जा सकता है। क्योंकि देखो अब कई बार फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, फॉरेन टूरिस्ट के पास में तो मोबाइल नंबर पता ही नहीं क्या है, मोबाइल नंबर क्या नहीं है उनके पास में,
तो सेल फोन के ऊपर मैसेज जाए तो वो ज्यादा सही है। एसएमएस से मैसेज जाता है तो उसकी आवाज भी इतनी कम होती है, टू 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 टू, लोगों ने वाइब्रेट कर रखा होता है, बस आके चला जाता है। लेकिन इसमें तो आपने देखा होगा कैसे मैसेज आया था, ये सेल फोन पे मैसेज आया था जो अभी टेस्ट किया गया, भाड़ 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 भाड़, एकदम से जोर जोर से बजने लग गया। तो ये वाला ज्यादा सही है, जब तक ओके नहीं करोगे तब तक वो मैसेज जाएगा नहीं, और कॉल भी आ रही है पीछे से तो वो कट जाएगी। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं देखो ये हमारे लिए काम का नहीं है, ये जो टेक्निक है सेल्फ ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार आई है, 30 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया था 1990s में। अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पे अपनाया। जैसे जापान में अर्थक्वेक आया था 1997 में, उन्होंने तब अपनाया, फिर 2012 में यूएसए ने अपनाया, लेकिन ये डिटेल्स हमारे काम की नहीं है। ये देखो, जो मैंने आपको बात बताई ना, हर एक मोबाइल फोन वैसे भी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करता है अपने नजदीकी टावर से, वो कनेक्ट करके रहता है, और टावर उसको बोलता रहता है कि तुम हमारी रेंज में हो, लेकिन इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है ये मैसेज भेजने के लिए। चलो, ये हो गया। और ये फर्क है जो मैंने आपको बता दिया, एसएमएस ओल्ड सिस्टम था, उससे बहुत सारे नुकसान होते थे। सेल ब्रॉडकास्ट से जल्दी मैसेज भेजा जा सकता है, इसमें कोई पर्सनल डिटेल्स प्राइवेसी हार्म होने का खतरा नहीं है, और एक ही क्लिक पे सबके पास में मैसेज जा सकता है। तो ये तेज है, बढ़िया है। जापान में कब आया, यूरोप में कब आया, ये हमारे काम का नहीं है। हाँ, सचेत में क्या है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ फोन ऑन होना चाहिए, और सेटिंग्स में वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स इनेबल्ड होना चाहिए, ये डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। टूरिस्ट विजिटर्स सबको कवर करता है ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। और एक चीज ये है, देखो भाई, राइटर कहते हैं इसका ना आप तभी इस्तेमाल करना जब वास्तव में इमरजेंसी आए। अगर आप इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कर लोगे ना, फिर तो लोगों में फटीग आ जाएगा। जैसे वो आता है ना, अ, एक कहावत कहानी नहीं है जो बचपन में हम पढ़ते थे, शेर आ गया शेर आ गया, तो वो झूठ बोल देता था मजे लेने के लिए। तो उसको ना यूं लग रहा है कि ये झूठ ही बोलता है हमेशा, एक दिन वास्तव में शेर आ गया तो उसने विश्वास ही नहीं किया। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर 2-3 दिन में इसका गलत इस्तेमाल कर लिया जाए। आज प्रधानमंत्री जी अपना नेशन को लेके एड्रेस करेंगे और इसका यूज कर लिया जाए, तो फिर तो भाई ये मिसयूज हो जाएगा। इसको सिर्फ डिजास्टर्स की सूरत में यूज करना है। अगर ऐसे आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो लोग ध्यान ही नहीं देंगे। ये कीवर्ड्स है जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, और 2020 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित, वहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स आप यूज कर सकते थे। फिर ये प्रीलिम का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है आज, देख लीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, देख लीजिए। अब चलते हैं रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज आपको पता है, 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें सभी देशों ने बोला था कि हम एमिशंस कम करेंगे, लेकिन ये वॉलंटरी कमिटमेंट होगा, सभी अपना अपना टारगेट खुद डिसाइड करेंगे, जिसको बोलते हैं नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और ये भी तय हुआ था कि सभी देश इस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को हर 5 साल बाद रिन्यू करेंगे, मतलब टारगेट अपडेट करेंगे। तो जैसे पहले इंडिया का टारगेट ये था कि 2030 आते आते हमारे देश में 50% जो बिजली पैदा होगी, 50% जो बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो फोसिल फ्यूल वाली होगी। फिर अब टारगेट इंडिया ने रिन्यू कर दिया कि 2035 तक 60% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो फोसिल फ्यूल, सॉरी, 60% जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, वो फोसिल फ्यूल वाली नहीं होगी। 2035 आते आते 60% जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो कौन सी होगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली होगी। ये इंडिया का नया टारगेट है, समझ गए? ये इंडिया का नया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, यहां पे लिखा भी होगा। पहले 2030 तक 50% का टारगेट था, अब नया टारगेट क्या है, 60% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फोसिल फ्यूल, फ्रॉम नॉन फोसिल फ्यूल। ये 2035 तक का है। अब राइटर एक बात बोलते हैं, देखो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ब्लॉकेड हो गया और ऑयल नहीं आ सका, तो राइटर बोलते हैं कि देखो आज
एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एनर्जी का एक्सेस नहीं रह गया है। आज एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब हो गया है सिक्योरिटी विद इन, मतलब देश के अंदर भी कितनी रिजिलियंस है। कोई ऐसा इवेंट आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जैसा, तो उसको झेलने की कितनी रिजिलियंस है, कितनी कैपेसिटी है देश के अंदर। अब जैसे एक चीज आपको बोलता हूं, हम बोल तो रहे हैं यहां पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपके पास में मान लो मशीनें हैं 250 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की, मशीनें आपके पास में हैं, लेकिन मशीनें अभी प्रोड्यूस कितनी कर रही हैं, सिर्फ 125 गीगावाट। तो फिर उस चीज का क्या फायदा। सिर्फ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होने से काम नहीं चलता, उतनी एनर्जी जनरेट भी तो होनी चाहिए ना। ये देखो करंट रियलिटी क्या है, वैसे 250 प्लस गीगावाट नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन 50% जो टोटल 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है। सिर्फ 25% हमारे देश में टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है ना, उसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंट्रीब्यूट कर रही है सिर्फ 25%। यानी मशीनें अपना मैक्सिमम प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज है इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी मतलब देखो जैसे सोलर पैनल्स हैं, दिन के समय तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन शाम के समय काम करना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे गैप है, इस चीज को बोलते हैं इंटरमिटेंसी। हवा है, शाम को नहीं चल रही है मान लो, या दिन में नहीं चल रही है, तो फिर उस चीज का क्या फायदा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। देखो एक तरफ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में डिमांड बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, 7% एनुअली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई फैक्ट्रीज लग रही हैं। लेकिन राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे बल्कि बहुत सारी सोलर एनर्जी जो है वो वेस्ट कर दी जाती है, कर्टेल कर दी जाती है। क्यों। क्योंकि देखो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। अब मान लो राजस्थान में एक जगह पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहां पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, लेकिन राजस्थान के अंदर दूर दराज एरियाज में उस सोलर एनर्जी को भेजने के लिए वहां पे लाइंस नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। ये दिक्कत है। तो ये पैराडॉक्स है, एक तरफ कई राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी की भारी जरूरत है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर दी जाती है, कर्टेल कर दी जाती है। समझ गए। तो इसका सॉल्यूशन एक क्या हो सकता है, वेस्ट करने के बजाय भाई या तो बैटरी स्टोरेज आप यूज करो, सोलर एनर्जी को कर्टेल करने के बजाय, वेस्ट करने के बजाय उसको बैटरी में स्टोर कर लो। लेकिन बैटरीज की भी हमारे देश में बहुत कमी है, ये दिक्कत है। समझ गए। या फिर सिस्टम ऑपरेशंस को आप सही करो। अभी देखो सिस्टम में ना दिक्कत क्या आती है, दिन के समय तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन शाम होते होते फिर कोल प्लांट्स से प्रोड्यूस की गई एनर्जी का यूज करना पड़ता है, तो ग्रिड के ऊपर ना बहुत सारा बर्डन आ जाता है। सुबह तो सोलर एनर्जी वाले पैनल्स की इलेक्ट्रिसिटी यूज करना और भेजना घरों तक, शाम को कोल प्लांट्स वाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना, घरों तक भेजना, तो ग्रिड को ना बहुत दिक्कतें आती हैं चेंज करने में। तो सिस्टम के ऑपरेशन को भी स्मूथ बनाया जा सकता है कि भाई चेंज करना आसान हो, और सुबह सोलर एनर्जी यूज कर लें, शाम को कोल वाली यूज कर लें। समझ गए। अब एक दिक्कत और भी है, देखो सोलर टैरिफ जो है ना वो बहुत सस्ते हो गए हैं, अब 2 रुपए 3 रुपए पर यूनिट हो गई है। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अब दिन में तो सोलर एनर्जी मिलती है, रात को नहीं मिलती है। अब रात को सोलर एनर्जी मिले, अब या तो उसके लिए देखो कोल वाली एनर्जी यूज करनी पड़ेगी या फिर बैटरी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ना आम जनता जो है ना वो दिन वाले रेट ही काउंट करती है कि यार दिन में तो 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से मिल रही थी, शाम को ये महंगी क्यों दे रहे हैं, हम तो नहीं यूज करेंगे सोलर एनर्जी। तो देश की जनता को भी समझना चाहिए कि भाई दिन में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना आसान है, रात का अलग दिक्कत है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, प्राइसिंग देखो इस प्रकार से तय होनी चाहिए। जैसे अब फॉरेन कंट्रीज में ना कंसेप्ट होता है, अमीर लोग ना अपना वकील रखते हैं, अब 2-2 3-3 साल वकील की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी वकील को बकायदा पैसा जाता है कुछ ना कुछ, कि जरूरत पड़ने पे तो वकील तुरंत की तुरंत साथ देगा ना। वैसे ही अब कई सारे देशों में ये कंसेप्ट होता है कि जनरेटर है, जनरेटर रखा है, यूज नहीं हुआ लेकिन जनरेटर रखा है, अब उसकी कॉस्ट जाती है। तो हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए भाई, पीक डिमांड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी, उसका अलग से चार्ज लिया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितना जल्दी एक जनरेटर को रैंप अप किया जा सकता है ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए,
तो इसकी भी अलग से बिल में कॉस्ट आ सकती है। आप बोलोगे ऐसे तो सर बिजली का बिल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बस इनकी कॉस्ट अलग अलग कर दी। कैपेसिटी मतलब ये पीक डिमांड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी, इसकी अलग से कॉस्ट, जरूरत पड़ेगी तभी ये कॉस्ट लगेगी ना, समझ गए। तो इस प्रकार से ये जो कॉस्ट है ना अलग अलग की जा सकती हैं, और इसका फायदा ये होगा सोलर जो टैरिफ है वो सस्ते भी रहेंगे, और अलग अलग जो कॉस्ट है जरूरत पड़ने पे वो अप्लाई की जा सकती है, तो कस्टमर्स भी सेटिस्फाई। तो ऐसे किया जा सकता है, और विदेशों में ऐसा चल रहा है, यूके में भी ऐसा चल रहा है, यूएसए में भी ऐसा चल रहा है, समझ गए। और डिस्कॉम से संबंधित तो देखो बहुत दिक्कत है। डिस्कॉम मतलब वो कंपनीज जो आपके घर में बिजली पहुंचाती हैं, अब ये भारी लॉसेस से गुजर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस बड़ा बड़ा वादा करते हैं और सब्सिडी दे देते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, लेकिन उसके लिए ना फिर ये इंडस्ट्रीज को जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर देते हैं। इस चीज को बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन, कि किसी को तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दी और किसी के लिए रेट बढ़ा दिए। जैसे रेलवेज में होता है वैसे ही यहाँ पे होता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो ये इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज हैं ये घाटे में चली जाती हैं, तो इनका जो नुकसान है वो 1 लाख करोड़ तक बढ़ गया है। तो इनके लिए एक काम ये किया जा सकता है, जो बिजली के सब स्टेशन होते हैं ना, सब स्टेशन से फीडर लाइन जाती है अलग अलग जगह पे, सब स्टेशन पे अलग अलग जगह पे फीडर लाइन जाती है, घरों के लिए अलग जाती है, खेतों के लिए अलग जाती है। तो राइटर बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ना फीडर्स ही अलग कर दो। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फीडर आप अलग कर दोगे ना, फिर उनको सोलर माइक्रो ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपने फीडर अलग कर दिए, फिर उस फीडर को एक अलग से सोलर माइक्रो ग्रिड से जोड़ दिया गया। अब वहां पे उनके लिए खेतों में एक अलग से स्कीम भी है, आपको पता है, सोलर पावर प्लांट की, पीएम कुसुम सोलर पावर पैनल की, जिसकी सहायता से वो पंप चलाए जा सकते हैं। तो पीएम कुसुम स्कीम है वो। फिर पीएम कुसुम स्कीम से किसानों को डायरेक्ट लाभ दिया जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब उनके लिए फीडर अलग होगा। तो खेतों के लिए अलग फीडर, घरों के लिए अलग फीडर, ये व्यवस्था सरकार कर सकती है, समझ गए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, ये कीवर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। राउंड द क्लॉक, इंटरमिटेंसी कर्टेलमेंट, एंसिलरी सर्विसेज मार्केट, फीडर लेवल सेग्रीगेशन, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। और ये प्रीलिम का क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, उदय स्कीम से संबंधित। ये डिस्कॉम कंपनी से संबंधित स्कीम है उदय, जो मैंने आज आपको बताया। और ये पीवाईक्यू 2020 में यूपीएससी ने पूछा था, सोलर एनर्जी से संबंधित। तो इस प्रकार से ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसे लगी आपको डिस्कशन आप बता सकते हो। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।